अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का चैप्टर है 10 फर्स्ट ईयर का लास्ट चैप्टर केमिकल और रिएक्शन काइनेटिक्स। के सिलेबस क्लास है लास्ट चैप्टर। इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास काइनेटिक्स कहते हैं मोमेंटम, वेलोसिटी, स्पीड को, और रिएक्शन से मुराद केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्शन काइनेटिक्स वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होगी जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करेगी और उसके साथ वो फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास टाइम के साथ वेरी होता है। जैसे हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा होती है, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी वेरी करता है। टाइम के लिहाज से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास एक्चुअली डिक्रीज होता है, वेरी डिक्रीज इन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डेल्टा कंसंट्रेशन और डेल्टा टाइम। अगर तो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो वो कम हो रही है, इस वजह से हमारे पास क्या होगा, माइनस का साइन आएगा कि फाइनल वैल्यू कम होगी और इनिशियल वैल्यू ज़्यादा होगी। प्रोडक्ट की बात करें तो वो हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन पॉजिटिव होगी, क्योंकि उसमें हमारे पास शुरू में कम प्रोडक्ट्स होंगे या नहीं होंगे और आगे हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरिएबल थिंग है, चेंज होती है। स्लोप की बात करें तो हमारे पास स्लोप कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ का रेट देता है और फाइनल वैल्यू हमेशा इनिशियल वैल्यू से क्या होती है, स्मॉलर होती है। रेट ऑफ रिएक्शन की हमेशा फाइनल वैल्यू स्मॉलर देन इनिशियल वैल्यू क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज इन कंसंट्रेशन और रिएक्शन की वजह से स्लो होता जाता है। अब स्लोप हमारे पास tan थीटा की इक्वल होती है, जो कि हमें कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ की स्लोप हमें रेट ऑफ रिएक्शन देती है। dy ओवर dx, ये बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि माइनस साइन क्यों आया है रिएक्टेंस के साथ, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के साथ पॉजिटिव साइन क्यों आया है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ माइनस साइन आया तो इसके साथ हम क्या करेंगे, डिक्रीजिंग स्लोप होगी, और प्रोडक्ट्स के लिए इंक्रीजिंग स्लोप होगी। रेट ला की बात करें तो इसे लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहते हैं। रेट ला को हमारे पास इसमें क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, जितने ज़्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। रेट ऑफ रिएक्शन एक एवर चेंजिंग फिनोमेना है जो हमारे पास जनरली टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता है। हमारे पास जनरली टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता है रेट ऑफ रिएक्शन जीरो होता है जब ये कंप्लीट हो चुका होता है, तो हमारे पास रिएक्टेंट खत्म हो चुके होते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्ट, फर्स्टली स्लो डाउन एंड कंसंट्रेशन आर डिक्रीज, आर से हमारा रिएक्टेंट डिक्रीज हो जाते हैं। स्लो रिएक्शन में हमारे पास रिएक्शन रेट्स हमारे पास एवरेज के तौर पर हम लेते हैं स्लो रिएक्शन में, क्योंकि हमारे पास जो रिएक्शन रेट होता है बहुत ज़्यादा स्लो होता है, तो हम उसको एवरेज के तौर पर लेते हैं कि एवरेज रेट क्या है हमारे पास। जब dt अप्रोच जीरो हो जाता है, हमारे पास डेल्टा टाइम हमारे पास जीरो हो जाता है, तो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल हो जाते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट इक्वल एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होते हैं, वगरना ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इनके दरमियान फ़र्क देख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें तो इसका स्मॉल टाइम स्पैन होता है हमारे पास, जबकि एवरेज रेट का लार्ज टाइम स्पैन होता है। डेल्टा टी इसमें अप्रोच जीरो हो जाता है और हमारे पास स्मॉल कंसंट्रेशन चेंज होती है इंस्टेंटेनियस रेट में, लेकिन एवरेज रेट में हमारे पास कंसंट्रेशन जो होती है शार्प होती है, ऑब्जर्वेबल होती है। इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें तो हमारे पास डेल्टा टी अप्रोच जीरो माइनस डी इंटू आर ओवर डी टी, जबकि उसमें एवरेज रेट की बात करें तो उसमें हमारे पास डेल्टा टी अप्रोच जीरो नहीं होता, हम उसको एवरेज लेते हैं। जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है ये किसी भी इंस्टेंट पर हो सकता है और शुरू में तेज़ होता है और फिर हमारे पास क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता होते होते स्लो हो जाता है। जबकि जो हमारे पास एवरेज रेट है वो रेट होता है बिटवीन टू स्पेसिफिक इंटरवल्स ऑफ टाइम, और ये शुरू में हमारे पास स्लो होता है और फिर बाद में बूस्टअप हो जाता है। यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास हमेशा यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन का मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन का यूनिट हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है और टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो पर सेकंड हो जाएगा। गैसेस के लिए हम गैसियस फेज रिएक्शंस के लिए एटीएम या टोर लेते हैं कंसंट्रेशन की जगह, तो एटीएम पर सेकंड या टोर पर सेकंड आ जाएगा। अगर तो टेम्परेचर चेंज 10 डिग्री सेंटीग्रेड के है इक्वल है, तो रेट हमारे पास हमेशा डबल होगा, यानी कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज के बाद रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। रेट हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन है, हम इससे इक्वेशन निकालते हैं, उसे रेट कांस्टेंट रेट इक्वेशन कहते हैं। हमारे पास रेट इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कंसंट्रेशन के, जब हम प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो कांस्टेंट इधर हमने लगाया है के, तो के हमारे पास आता है रेट ओवर कंसंट्रेशन। इस इक्वेशन से मुराद हमारे पास ये है कि रेट का यूनिट तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट सेम रहता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो यूनिट हमारे पास जो रेट कांस्टेंट का है वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन के ऊपर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास कंसंट्रेशन पर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता, तो उसमें हमारे पास रेट और के की वैल्यू सेम आ जाती हैं। रेट का जो यूनिट होता है वही हमारे पास के का यूनिट होता है, इट मीन्स के रेट के का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड।
फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो यूनिट पर सेकंड आ जाता है, क्योंकि हमारे पास कंसंट्रेशन से कैंसिल हो जाती है। सेकंड ऑर्डर की बात करें तो उसमें कंसंट्रेशन का इन्वर्स पर सेकंड आ जाता है, इसे समझा दिया गया पर मोल डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। थर्ड ऑर्डर की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, पर मोल स्क्वायर डेसीमीटर 6 एंड पर सेकंड। हमेशा पर सेकंड होगा, याद रखिएगा कि हमारे पास के का यूनिट में हमेशा टाइम हमारे पास हमेशा पर सेकंड आएगा। उसके बाद बात करें गैसियस रिएक्शंस की, तो उसमें हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब की जगह हम लेते हैं टोर या एटीएम। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये टोर या एटीएम आ जाएगा, फिर हम उसको उसी के लिहाज से चेंज कर देंगे। के हमारे पास कांस्टेंट है तो हमेशा टेम्परेचर से इफेक्ट होगा और भी किसी चीज़ से इफेक्ट नहीं होगा। टेम्परेचर कभी भी कंसंट्रेशन को चेंज नहीं कर सकता। एवर रिमेंबर दैट कि टेम्परेचर डज नॉट चेंज कंसंट्रेशन। हाँ, टेम्परेचर रेट को चेंज कर सकता है, रेट कांस्टेंट को चेंज कर सकता है, लेकिन कंसंट्रेशन प्रेशर को चेंज कर सकता है, टेम्परेचर वॉल्यूम को चेंज कर सकता है, लेकिन कंसंट्रेशन को चेंज नहीं कर सकता। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ये एक हमारे पास एक्सटेंट है कि हमारे पास जो रिएक्शन रेट है वो जो रिएक्शन रेट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर किस तरह डिपेंड करता है, किस तरह इफेक्ट होता है रिएक्शन रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करने से। तो उसकी जो क्वांटिटेटिव एक्सटेंट है, उसकी हमारे जो पास हद है कि किस हद तक एक रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट हो सकता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर, इसे हम ऐसे डिटरमाइन नहीं कर सकते, एक तो एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किया जाता है। एक इक्वेशन दी हुई है, उसके मुताबिक रेट हमारे पास ये बनेगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी। और हमारे पास ये क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑर्डर होता है किसी भी रिएक्टेंट की पावर जो कोफिशिएंट है उसके प्लस के इक्वल होता है। रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन रिएक्टेंट यूज इन एक्सेस। कोई भी अगर रिएक्टेंट एक्सेस में यूज़ किया जाता है, इससे मतलब कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता। वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या जीरो ऑर्डर रिएक्शन होंगे, अगर हमारे पास आ जाएगा, उस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं होंगे। हाइड्रोलिसिस की बात करें तो वो सूडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। सूडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन उसको कहते हैं कि दिखने में तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दिख रहा होता है, लेकिन असल में वो हमेशा उसमें हमारे पास कोई ना कोई चीज़ एक्सेस में पाई जाती है, कोई ना कोई चीज़ एक्स्ट्रा होती है जिसको हम रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं कर सकते, जिसका इनसार रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता। तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, सूडो फास्फोराइलेशन की। इसको इसलिए कहा जाता है हाइड्रोलिसिस को, क्योंकि इसमें जो वाटर होता है हमेशा एक्सेस में लिया जाता है हाइड्रोलिसिस में, और इसी वजह से हमारे पास सूडो फास्फोराइलेशन रिएक्शन होता है। इट मीन्स के इसका ऑर्डर तो हमारे पास फर्स्ट होता है, लेकिन दिखने में हमारे पास ये क्या होता है, सेकंड। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है हमारे पास। फोटोसिंथेसिस जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होते हैं जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करते। वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस सिर्फ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता। जितने भी हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। रेडियो एक्टिविटी की बात करें जिसे हाफ लाइफ भी कहते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, और डिसोसिएशन रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। ये दो रिएक्शन याद रखिएगा कि ये दोनों रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। हैलोजिनेशन जो होती है अल्केन की, वो फंक्शनल ऑर्डर में होती है 1.5, यानी कि हमारे पास फंक्शनल ऑर्डर में फ्रैक्शनल ऑर्डर में होती है, उसमें फ्रैक्शंस आ जाती हैं। कंबशन ऑफ फ्यूल जो हमारे पास एंटी नॉकिंग एजेंट यूज़ करके करते हैं तो वो नेगेटिव ऑर्डर होता है। तो हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल्स या एक्सेप्शन केसेस की, अदरवाइज हमारे पास जो ऑर्डर होते हैं वो मोस्टली 0, 1, 2, 3 होते हैं। उसके बाद फैक्टर इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, जबकि किस पे डिपेंड करता है, लाइट के ऊपर। ये जो हमारे पास ये जो दूसरा फैक्टर होता है, कोई और फैक्टर, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है मेनली। और हमारे पास रेट हमारे पास सरफेस एरिया के ज़्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, और ये सिर्फ सॉलिड फेस रिएक्शंस के लिए वैलिड है, क्योंकि सॉलिड फेस रिएक्शन में हमारे पास जो होता है कंटैक्ट एरिया रिएक्टेंट्स के दरमियान आता है। लाइट इंटेंसिटी की बात करें तो उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, लेकिन ये भी सिर्फ हमारे पास की लिमिटेशन है कि जो रिएक्शन लाइट पर डिपेंड करते हैं उनके लिए सिर्फ लाइट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और ये तमाम रिएक्शन के लिए, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो एंडोथर्मिक हो, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा, चाहे वो एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक। और इसके पीछे वजह यह है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाती हैं, और इसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है या बढ़ जाता है। तो ये नहीं कह सकते कि एंडोथर्मी के लिए कम होगा एक्सोथर्मी के लिए ज़्यादा होगा, ये एंडोथर्मिकल ज़्यादा होगा एक्सोथर्मी के लिए कम होगा, ये स्पेसिफाई नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, और ये हमारे पास दिया हुआ है कि अगर हम कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दें तो हमारे पास रेट कितना बढ़ेगा। तो ये इक्वेशन दी हुई है, इसे आप फाइंड कर सकते हैं। एन10 हमारे पास फाइंड कर सकते हैं डेल्टा टी ओवर 10 की टेम्परेचर कितना बढ़ाएगा। 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है तो रेट डबल हो जाएगा, अगर 20 बढ़ा है तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, और इसी तरह एंड सो ऑन।
उसके बाद आते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को मेजरमेंट कैसे होती है। केमिकल मेथड होता है, ये इतना डिटेल में हम नहीं देंगे। टाइट्रेशन या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी इसे कहते हैं। जो फिजिकल मेथड होता है वो हम पढ़ेंगे कि इसमें फिजिकल चेंजेस इन्वॉल्व होती हैं। पहला है स्पेक्ट्रोमेट्री, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन और टाइम के दरमियान हम ग्राफ बनाते हैं कि कितनी ज़्यादा हमारे पास UR या IR रेज ऑब्जॉर्व हो रहती हैं या इमिट हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रिफ्रैक्ट्रोमेट्री की बात करें तो ये इसमें वॉल्यूम चेंजेस होती हैं। रिफ्रैक्ट्रोमेट्री में रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होते हैं जो चेंजेस हो रहे होते हैं, और उस लिहाज से हम उस चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और टाइम के लिहाज से हम क्या बनाते हैं, एक स्लो ग्राफ बनाते हैं जिसकी स्लोप हमें रेट ऑफ रिएक्शन देती है। कंडक्टोमेट्री की बात करें तो इसमें कंडक्टिविटी चेंज हो रहती है। कोई आयंस हमारे पास क्या होते हैं, कंडक्ट करते हैं, कोई नहीं करते। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाता है, कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है कंडक्टिविटी या कम, तो उसके लिहाज से हम ग्राफ बना के स्लोप से रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर लेते हैं। ऑप्टिकल रोटेशन हमारे पास लास्ट मेथड है फिजिकल चेंजेस का, फिजिकल मेथड का, जिसमें हम क्या करते हैं, जो सब्सटेंसेस ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं उनको देखते हैं कि वो जो हमारे पास जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस वो होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस के हमारे पास क्या बनाता है, ग्राफ बनाते हैं टाइम के अगेंस्ट। तो हमारे पास निकलता है एक स्लोप आती है जो रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया हमें। तो उसके बाद हम बात करें तो हाफ लाइफ क्या होती है, ये वो टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें 50% ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसका ये बेसिक फार्मूला है जिससे हम सारे के सारे अपने जितने भी केसेस हैं उनको सोल्व करते हैं कि अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हाफ लाइफ कैसे होगी, अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो कैसे वैरी करेगी। अगर तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हम उसी इक्वेशन से देख लेते हैं कि अगर हम n की जगह 0 पुट करें तो हमारे पास 0 - 1 तो a की पावर -1 आ जाएगी। जब -1 है ऊपर जाके +1 हो जाएगी तो हमारे पास हाफ लाइफ का जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमारे पास a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की। फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो n की जगह 1 पुट करेंगे, 1 - 1 0, तो जो हमारे पास हाफ लाइफ होगी वो इंडिपेंडेंट होगी इनिशियल कंसंट्रेशन के। सेकंड ऑर्डर की बात करें तो 2 - 1 a की पावर इनवर्स हो जाएगी, तो हमारे पास जो हाफ लाइफ होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी इनिशियल कंसंट्रेशन के। थर्ड की बात करें तो 3 - 1 2 आ जाएगी, a की पावर 2, तो हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन के। हम ऑर्डर फाइंड करने के लिए हाफ लाइफ मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे n = 1 प्लस log t 1/t2 ओवर log a2/1। t 1/t2 होगा और इनिशियल कंसंट्रेशन a2/a1 होगा। ए हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है। इफेक्टिव कोलिजन्स की बात करें, एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास क्या होती है, हमारा जो टॉपिक है मेनली वो एक्टिवेशन एनर्जी भी है, तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बाकी उसकी इक्वेशन आप बुक से पढ़ लीजिएगा। तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए हमारे पास एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए जिसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। उसके बाद हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर के लिए, इक्वेशन बन जाएगी 0.693 बाय के, जो के हमारे पास क्या है, ये डीके कांस्टेंट है, ये हम फिजिक्स में सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स में हमारे पास हाफ लाइफ में हम ये इक्वेशन निकालते हैं रेडियो एक्टिविटी के लिए कि हाफ लाइफ जो है हमारे पास इज इक्वल टू होती है 0.693 ओवर लैम्डा। हम लैम्डा का वर्ड यूज करते हैं लेकिन यहाँ पे के यूज कर रहे हैं क्योंकि हम पीछे से ही कांस्टेंट को के लेते आ रहे हैं। सेकंड ऑर्डर के लिए हमारे पास 1/k होगी और थर्ड ऑर्डर के लिए 1.5/ka² होगी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, दो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, वो जब आपस में टकराते हैं तो उनमें इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो ना एक्टिवेशन एनर्जी को जो रिक्वायर्ड है उसको क्रॉस कर जाएं। तो उसी दौरान अगर वो एनर्जी है पड़ी तो वो ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स या हाई एनर्जी स्टेट बनाएंगे, और अगर वो एनर्जी क्रॉस कर गई तो वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएंगे, अदरवाइज वो रिवर्सिबल होकर वापस आ जाएंगे। रीजन मैंने रिवर्सिबल का साइन इसलिए शो किया कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है तो हमारे पास जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है वो वापस रिएक्टेंस में आ जाएगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा इससे। इसका टाइम पीरियड शॉर्ट होता है 10⁻⁻15 सेकंड। एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें, ये मैं आपको ग्राफ से समझा देता हूँ। ये देखिए रिएक्टेंट्स हमारे पास नीचे होते हैं, प्रोडक्ट्स ऊपर होते हैं। तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है इसमें हमें हीट देनी पड़ती है, तो फिर जाके हमारा क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को भी ओवरकम करना पड़ता है, डेल्टा एच को भी ओवरकम करना पड़ता है। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हमारे पास देखिए कितनी है। फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कंप्लीट है। ये जो मैंने ये समाल लिखी हुई है ये रिवर्स रिएक्शन के लिए, एंडोथर्मिक के लिए। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है, रिएक्टेंट से लेकर हमारे पास एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स तक। जो रिवर्स रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है वो हमारे पास है प्रोडक्ट्स के लिए, प्रोडक्ट से लेकर एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स तक। फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो इक्वल्स होती है प्रोडक्ट की एक्टिवेशन, जो रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है, और एंथैल्पी चेंज के। तो हमारे पास क्या होता है, हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनाना हमारे पास क्या होता है, आसान मुश्किल होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट देनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स बनाना आसान होता है क्योंकि उसमें हमें कम एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट खारिज होती है, रिएक्टेंट्स ऊपर होते हैं, प्रोडक्ट्स नीचे होते हैं, तो उन्हें हीट एंथैल्पी
हमें क्या करता है, एनर्जी डिक्रीज करनी पड़ती है या हम कहें कि एनर्जी खारिज करनी पड़ती है प्रोडक्ट्स तक पहुंचने के लिए, लेकिन उसके लिए भी एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है। प्रोडक्ट्स को, रिएक्टेंट्स को इतना बैरियर क्रॉस करके फिर ही जाके वो एनर्जी रिलीज करेंगे। लेकिन इस केस में क्या होता है, हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स है वो हमारे पास इक्वल होती है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड और एंथैल्पी के। फॉरवर्ड की इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है रिवर्स से, जबकि एंडोथर्मिक में फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है रिवर्स से। और ये हमारा था चैप्टर होल जो हमने पढ़ा है, और ये हमारा सारा चैप्टर था रिएक्शन काइनेटिक्स के बारे में। और फर्स्ट ईयर खत्म हुई, फिजिक्स की भी खत्म हो गई, केमिस्ट्री की भी खत्म हो गई, बायो की भी जल्द से जल्द खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। और फिर हम करेंगे सेकंड ईयर शुरू इंशाल्लाह। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।